हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हम मर्टन को देखे थे और मर्टन को रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में भी और आगे की थ्योरी इनको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इनको पढ़ेंगे। मर्टन जो है अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और ये पार्सन्स के शिष्य भी हैं। और ये क्या बताए थे? प्रकारवादी फंक्शनलिस्ट थ्योरी दिए थे, फंक्शनल थ्योरी दिए थे, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट माने जाते हैं। ठीक। और ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसको याद करिएगा, द थ्योरी, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसकी बुक है? इनकी बुक क्या है? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसकी बुक है। ठीक। ये दोनों बुक पूछा जाता है, लोग कंफ्यूजन में गलत करके चले आते हैं। तो चलिए, नहीं आएगा कमेंट में जरूर से बताइएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे आपको। तो मध्य अभिसीमा सिद्धांत हम आपको पिछले वीडियो में समझा दिए थे कि समाजशास्त्र में थ्योरीज जो होती हैं उन बनाने का दो सिद्धांत प्रचलित में था। एक वृहत था, मैक्रो था, मैक्रो ये है। ठीक। मैक्रो था और दूसरा माइक्रो था, माइक्रो था। तो ये दो दो थ्योरी प्रचलित थे। इसके बीच की थ्योरी को मर्टन देते हैं और इसे ही कहते हैं मध्य अभिसीमा सिद्धांत। आई बात समझ में? पार्सन्स की आलोचना करते हुए देते हैं। क्यों? क्योंकि पार्सन्स कहते हैं कि समाजशास्त्र में एक ऐसा सिद्धांत होना चाहिए जो कि वृहत रूप से सारी घटनाओं को समझ सके। ठीक। अब हम मर्टन के जो है प्रकारवाद की बात चर्चा कर चुके थे, ये भी हम चर्चा कर चुके थे कि मर्टन जो है 3 प्रकार, दुष्प्रकार और अप्रकार की बात करते हैं। फिर प्रकार को 2 भागों में, फंक्शन को 2 भागों में बांटते हैं। वो क्या है? प्रकट प्रकार और प्रच्छन्न प्रकार। प्रकट प्रकार क्या होता है? ऐसी चीजें जो व्यवस्था सोचता है और करता है और वही चीज होता है। ठीक। अर्थात व्यवस्था द्वारा जो सोचा गया काम है वही काम होता है, वही लास्ट में रिजल्ट वही निकलता है, तो उसे प्रकट प्रकार कहते हैं। ठीक। अर्थात आप जो है कि जेआरएफ सोच के मेहनत कर रहे हैं, आपको जेआरएफ जेआरएफ हो गया, तो ये क्या हो गया? आपका प्रकट प्रकार हो गया। प्रच्छन्न प्रकार क्या होता है कि न तो व्यवस्था द्वारा निर्दिष्ट होता है और न तो व्यवस्था द्वारा स्वीकृत होता है। इसको एकदम याद कर लिया, सेम यही चीज वर्ड टू वर्ड पूछा गया है। ठीक। कौन सा प्रकार? व्यवस्था द्वारा न तो निर्दिष्ट होता है और न ही व्यवस्था द्वारा स्वीकृत होता है। अर्थात जैसे रैली निकाली गई, धार्मिक रैली निकाला गया। अब उस धार्मिक रैली को क्यों निकाला गया? व्यवस्था जो था वो ये सोचा था कि धार्मिक रैली निकालने से जागरूकता बढ़ेगी, लोग जुड़ेंगे और धार्मिक सद्भावना बढ़ेगी। लेकिन हुआ क्या कि उसमें कुछ दंगाई या कुछ ऐसे लोग अराजकता तो जुड़ गए जो कि उस रैली को दूसरा रूप दे दिए, दंगों में बदल दिए। तो वो क्या हो गया? प्रच्छन्न प्रकार हो गया। क्यों? क्योंकि ये चीज सोच के नहीं किया गया था कि उसमें ये भी चीज हो सकता है। ठीक। और वो ना ही समाज द्वारा स्वीकृति है। तो ये प्रच्छन्न प्रकार लेटेंट थ्योरी में आ जाएगा। लेटेंट फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद ये तीनों बताए थे, इन तीनों का क्रिटिसिज्म करते हैं। प्रकारात्मक एकता की, जिसे प्रकारात्मक विकल्प की बात करते हैं। सार्वभौमिक प्रकारवाद और प्रकारात्मक अपरिहार्यता, कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं होती है, सार्वभौमिक प्रकारवाद की जैसे कोई चीज नहीं होती है। ठीक। और यहाँ जो प्रकारात्मक एकता है, इसका क्रिटिसिज्म करते हुए वो कहते हैं कि समाज में जरूरी नहीं है कि हर समाज में एकता ही हो। ठीक। एकता भी हो सकता है, प्रकार भी हो सकता है, दुष्प्रकार भी हो सकता है। ठीक। पिछले वीडियो में हम थोड़ा सा यहाँ शायद कोई गलती किए थे, तो यहाँ आप सुधार लीजिएगा कि यहाँ प्रकार्यात्मक एकता की जगह वो प्रकारात्मक विकल्प की अवधारणा न देते हुए वो ये बताए थे कि यहाँ प्रकार और दुष्प्रकार दोनों हो सकता है। ठीक। और यहाँ इन दोनों की क्रिटिसिज्म करते हुए वो क्या करते हैं? प्रकारात्मक विकल्प की बात करते हैं कि समाज में काम करने के कई विकल्प भी होते हैं। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो विसंगति और संरचना पे आधारित होगा। तो देखते हैं मर्टन क्या कहते हैं विसंगति के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि दुर्खीम जो है समाजशास्त्र में विसंगति अर्थात एनोमी की अवधारणा को देने का प्रथम श्रेय दुर्खीम को ही जाता है, तो उन्होंने ही दिया है एनोमी को। अब मर्टन क्या कहते हैं एनोमी को? मर्टन कहते हैं कि हर समाज में, हर तरह के समाज में अगर प्रकार है तो दुष्प्रकार भी है। अर्थात समाज में विसंगतियां जो होती हैं उसके गुण पाए जाते हैं कि समाज में ऐसी विसंगतियां हो सकती हैं। मतलब विसंगतियां कहीं अलग से नहीं आती है, उसका गुण समाज में ही पाया जाता है। यही दुर्खीम भी कहते हैं, दुर्खीम से प्रभावित है ये। दुर्खीम कहते हैं हर समाज में
विसंगतियाँ होती हैं, थोड़ा बहुत हर समाज में होता है, अच्छाई बुराई सब चीज़ें होती हैं, वही मर्टन भी कहते हैं। ठीक, इसे विसंगति एनोमी की थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम भी मर्टन किए हैं। ठीक, अब मर्टन के अनुसार विसंगति क्या है? विसंगति को बताते हुए मर्टन कहते हैं कि समाज द्वारा व्यक्ति के लिए कुछ निर्धारित गोल्स होते हैं। क्या होते हैं? गोल्स। ठीक, गोल्स होते हैं। अब इसी गोल को पूरा करने के लिए समाज में ही साधन भी उपलब्ध होते हैं। जैसे आप जो है जेआरएफ बनना चाहते हैं, ठीक, तो आपको इस गोल को पूरा करने के लिए समाज द्वारा साधन प्रोवाइड किया गया है, पुस्तकें प्रोवाइड की गई हैं। ठीक, इन पुस्तकों को पढ़ के आप जेआरएफ बन सकते हैं। लेकिन आप जो है इन पुस्तकों को ना पढ़ के चीटिंग करके, नकल करके या धांधली करके, कंप्यूटर हैक करके किसी भी प्रकार से जेआरएफ निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाता है? ये समाज द्वारा स्वीकृति नहीं है, और जो स्वीकृति व्यवहार नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? विसंगति उत्पन्न करेगा समाज में। अर्थात जो गोल्स हैं, ठीक, गोल और मीन, ठीक, गोल्स हैं और जो मीन्स है, जो समाज द्वारा प्रोवाइड किया गया है, अगर ये दोनों एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है? समाज में नियमहीनता पैदा हो जाती है, विसंगति पैदा हो जाती है, एनोमी पैदा हो जाती है। आई थिंक अब डाउट नहीं होगा इसमें। थोड़ी चीजें और बता देते हैं। देखिए, समाज में जो है कि वैवाहिक संबंध जो है, विवाह, बच्चे को जन्म देने के लिए विवाह अनिवार्य किया गया है कि पहले विवाह किए, फिर आप बच्चे को जन्म दे सकते हैं, शारीरिक संबंध बना सकते हैं। ये क्या होता है? समाज द्वारा स्वीकृति होता है। लेकिन अब बिना विवाह के शारीरिक संबंध बनाइए, बिना विवाह के बच्चे का जन्म हो, तो वो समाज द्वारा स्वीकृति नहीं है, तो वो नियमहीनता का काम करता है। ठीक, अर्थात लक्ष्य जो होता है उसी के अनुसार क्या होता है? मीन्स निर्धारित होते हैं समाज में, और लक्ष्य जो गोल्स होते हैं और जो मीन्स होते हैं समाज द्वारा निर्धारित किए गए हैं, अगर उसमें सामंजस्य स्थापित होता है तो नियमहीनता नहीं होगी, अगर सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तो वही नियमहीनता होगी। तो प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति के समझ कुछ लक्ष्य होते हैं, और व्यक्ति जो वो लक्ष्य व्यक्ति भी निर्धारित कर सकता है या समाज द्वारा निर्धारित होता ही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मर्टन बताते हैं कि समाज में जो है व्यक्ति जो व्यवहार करता है वो 5 तरीकों से व्यवहार करता है। 5 प्रतिमान दिए हैं कि 5 तरीकों से कोई भी व्यवहार किसी भी कार्य के लिए व्यवहार कर सकता है। ठीक, अनुरूपता, नवाचार, संस्कारवाद को रूढ़िवाद भी कहते हैं, विधिवाद भी कहते हैं, और प्रत्यावर्तन, ठीक, प्रत्यावर्तन को वापसी भी कहते हैं। ठीक, और विद्रोह, ये 5 जो है प्रतिमान बनाए हैं, ये पूछता है प्रतिमान। ठीक, और हालांकि डायरेक्ट नहीं पूछता है, एग्जाम्पल पूछ देता है कि इस तरह से गोल को प्राप्त किया गया है, तो वो किस में आएगा, तो उसको हम डिटेल में आपको समझा दे रहा है अभी इसी वीडियो में। तो देखिए, अगर किसी भी काम को करना है तो मर्टन जो है क्या करेंगे? मर्टन जो है कहते हैं कि इन पांचों प्रतिमानों से समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस तरह का काम कर सकता है। जैसे कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है अनुरूपता। ठीक, ये जो साइन लगा है, ये कट लगा है, इसको आप साइन को प्लस कर सकते हैं, ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होगा। ठीक, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये साइन को प्लस कर सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, इसे आप प्लस माइनस कर लीजिएगा, इसे आप क्या कर लेंगे? प्लस माइनस कर लेंगे। अब ये है क्या, हम समझाते हैं आपको। ये है इस प्रकार कि कहते हैं कि अनुरूपता, पहला तो कोई भी कार्य करता है, कोई भी गोल्स है, गोल्स प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित मीन्स का यूज करता है, ठीक, समाज द्वारा निर्धारित मीन्स का यूज करता है, तो उसे कन्फॉर्मिटी कहते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए बच्चे को जन्म देने के लिए विवाह नामक संस्था बनाई गई है। अब जो विवाह नामक संस्था बनाई गई है, अगर आपको जो है कि बच्चे को जन्म देना है तो आप क्या करें? शारीरिक संबंध बनाने हैं तो आप विवाह कर लीजिए, अर्थात एक साधन प्रोवाइड किया गया है, आप विवाह करिए और उस गोल को प्राप्त करिए। ठीक, तो या आप अगर बड़े रूप में ना देखें, छोटे रूप में देखें, तो जेआरएफ निकालने के लिए बुक्स दिए गए हैं, आपको पढ़ने के लिए माहौल दिया गया है, आप पढ़ के जेआरएफ निकाल लीजिए। लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक, आप जो है बिना बुक के सहारे घूस देकर
या चीट करके आप जेआरएफ निकाल रहे हैं, ठीक, तो ये कन्फर्मिटी नहीं होगी। आप पढ़ के निकाल रहे हैं जेआरएफ, तो ये क्या हो जाएगी, कन्फर्मिटी हो जाएगी, अनुरूपता हो जाएगी, अर्थात आप अनुरूप गोल्स के अनुरूप साधन का यूज कर रहे हैं। उसके बाद इनोवेशन अर्थात नवाचार, ठीक। अब नवाचार में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि समाज के जो कुछ लक्ष्य होते हैं या गोल्स समाज द्वारा निर्धारित किए गए होते हैं, कुछ व्यक्तियों को लगता है कि उस गोल को प्राप्त करने के लिए हमारे पास संपूर्ण साधन उपलब्ध नहीं है, ठीक। मतलब जो गोल होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए संपूर्ण साधन उपलब्ध नहीं होते। जैसे अगर देखा जाए, समाज प्राचीन समाज से चलते हुए आधुनिक समाज और उत्तर आधुनिक समाज में प्रवेश कर रहा है, तो आधुनिक और उत्तर आधुनिक समाज में नई नई समस्याएं जन्म ले रही हैं और नए नए गोल्स उत्पन्न हो रहा है कि हमें इस चीज को इतने सालों में इस चीज को अचीव करना है, ठीक। जैसे 2070 तक जीरो कार्बन सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा 2070 तक जीरो कार्बन पॉलिसी लागू किया गया है, ठीक। जीरो कार्बन पॉलिसी लागू करने के लिए सरकार, ये क्या है, इनोवेशन अर्थात साधन इतना उपलब्ध नहीं है, तो धीरे धीरे साधन का यूज हो रहा है और नए नए साधन का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, नए साधन का समाज में जन्म हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इनोवेशन कहेंगे। अर्थात गोल तो है समाज में, समाज द्वारा गोल तो निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन उससे जुड़े साधन नहीं है, तो नए साधन का यूज किया जा रहा है, नए साधन बनाए जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इनोवेशन होता है समाज में और समाज में गतिशीलता आती है। उसके बाद संस्कारवाद, रिचुअलिज्म, रिचुअलिज्म की बात करते हैं कि समाज में होता क्या है कि ना ही गोल निर्धारित होते हैं और ना ही साधन होते हैं, सॉरी, गोल निर्धारित नहीं होते हैं, साधन निर्धारित होते हैं। इसमें क्या है, जैसे ये हवन कुंड है, ठीक, ये आग जल रहा है, यहाँ दो लोग हैं, महिला और पुरुष, ये दोनों फेरे ले रहे हैं, 7 फेरे ले रहे हैं, ठीक, हवन कुंड के 7 फेरे ले रहे हैं। अब ये 7 फेरे क्यों ले रहे हैं इनको पता ही नहीं है, अर्थात क्या है, 7 फेरे ले रहे हैं अर्थात मीन्स तो है, साधन तो है, कुछ कर तो रहे हैं, किसी साधन का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, गोल्स क्या है, हम ये कर लेंगे तो हर फेरों का क्या इंपॉर्टेंस है ये उनको पता ही नहीं है। समाज में बहुत कम लोग होते हैं जो इन सब चीजों को पता रखते हैं, ठीक। बहुत पंडित के अलावा या ब्राह्मण के अलावा शायद किसी को, जो जो शादी विवाह कराता है उसके अलावा शायद ही किसी को पता हो कि ये सातों फेरों का इंपॉर्टेंस क्या है समाज में। तो गोल्स निर्धारित नहीं होते हैं, क्या निर्धारित होते हैं, मीन्स निर्धारित होते हैं कि आपको जो है कि क्या करना है, 7 फेरे लेने हैं। आप देखे होंगे जयमाल सिस्टम होता है शादियों में, जयमाल, माला क्यों पहना रहे हैं किसी को नहीं पता है, बस मस्ती चल रही है, माला पहना दिए, ये सारी माला पहना दिए, शादी हो गई, 7 फेरे ले लिए, शादी हो गई। आखिर माला पहनाने का मेन उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, ये किसी को नहीं पता है, ठीक। उसके बाद प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन को हिंदी में वापसी भी कहते हैं, प्रत्यावर्तन को दूसरा क्या कहते हैं, वापसी, कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक। रिट्रीज्म, रिट्रीट रिट्रीज्म, अब ये रिट्रीज्म में क्या होता है, ना तो गोल से निर्धारित होते हैं, ना ही साधन निर्धारित होते हैं। आई बात समझ में। अब इसको कैसे बताते हैं, ये पूछता है, और रिट्रीज्म जो है बहुत पूछता है। आप पीजीटी उठा लीजिएगा, हायर का उठा लीजिएगा, मर्टन से यहाँ से आएगा, मर्टन के जो है एनॉमी से आता है, तो ये रिट्रीज्म आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे लोग शराबी होते हैं, शराबी, वो कौन सा गाना है, अभी बरसात के मौसम में पी लेने दे, ठीक, जिंदा हूं तो जी लेने दे, बरसात के मौसम में पी लेने दे। तो लक्ष्य निर्धारित है ही नहीं, करना क्या, पी के क्या करना है, कुछ नहीं पता है, ठीक। और साधन भी निर्धारित नहीं है कि किस लिए जो है हम साधन का प्रयोग कर रहे हैं, ना ही साधन निर्धारित है और ना ही समाज द्वारा स्वीकृत है। शराबी, ठीक। अपराधी जो होते हैं उनका भी लक्ष्य नहीं होता है कि हम क्यों ये अपराध कर रहे हैं, चोरी क्यों कर रहे हैं, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, ठीक। कोई समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य नहीं होते हैं वो चीज, और ना ही वो लक्ष्य होते हैं, और ना ही वो समाज द्वारा जिस साधन का यूज किया जाता है वो स्वीकृत किया जाता है। तो समाज द्वारा जो साधन को बताया गया, जो साधन का यूज किया गया है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, उसको स्वीकृति भी नहीं दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वापसी कहते हैं, ठीक। फिर विद्रोह, विद्रोह की अवस्था क्या है, रिवेलिएशन। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि कभी कभी समाज में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं जब समाज खुद दो टुकड़ों में बट जाता है,
जैसे आप देखेंगे स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी, तो दो टुकड़ों में, दो उपसमूह में बढ़ गया था भारत जो है, दो उपसमूह में बढ़ गया था। पहला उपसमूह गांधीवादी थे, ठीक, जो अहिंसा में विश्वास करते थे, और दूसरा उपसमूह जो थे वो सुभाष चंद्र बोस या अन्य जो है इन लोगों पे विश्वास करते थे, जो कि शांति के रास्ते पे न जाके जो है उग्रतावादी रास्तों पे जाके देश को आजाद करने का प्रयास करते थे। लक्ष्य दोनों लोग का वही था। आई बात समझ में? लक्ष्य निर्धारित था कि यही करना है, लेकिन साधन दोनों दोनों ने अलग अलग यूज किया, और वो जो साधन थे वो समाज में नए साधन थे। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? विद्रोह की अवस्था कहते हैं। आई बात समझ में? इसमें देखिए दो चीजें हो सकती हैं, लक्ष्य निर्धारित भी हो सकता है और नहीं भी निर्धारित हो सकता है। मीन्स मतलब साधन, उन साधन का यूज हो सकता है जो समाज द्वारा स्वीकृत है, और उन साधन का भी यूज हो सकता है जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि गांधी जी जो है वो अहिंसा के रास्ते पे चले, तो समाज द्वारा स्वीकृत था, तो उन साधन का यूज किए। ठीक, लेकिन सुभाष चंद्र बोस या और जो थे, ठीक, वो क्या किए, किस रास्ते पे चले? वो अशांति के रास्ते पे चले, अहिंसा के रास्ते पे नहीं चले, वो जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं था। तो इसको क्या कहते हैं? रिबेलियन कहते हैं। ठीक, तो ये चीजें आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो मेन अवधारणा है वो तो पढ़ाई दी है, और इनकी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है संदर्भ समूह। ठीक, रेफरेंस ग्रुप की बात करते हैं मार्टन। ठीक, यही समझ लीजिएगा, मार्टन रेफरेंस ग्रुप के बाद रेफरेंस पर्सन या पीपल्स की बात करते हैं, संदर्भ व्यक्ति की बात करते हैं। अब यहाँ देखते हैं रेफरेंस की अवधारणा कौन देता है रेफरेंस ग्रुप की। तो रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन देते हैं। यहाँ कंफ्यूजन होता है, बच्चे गलत करते हैं। और ये जो है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस इनकी बुक है हर्बर्ट हाइमन की, 1942 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें संदर्भ समूह की बात करते हैं। अब ये दो प्रकार के संदर्भ समूह की बात करते हैं, वो कौन कौन से हैं? सदस्यता समूह और संदर्भ समूह। ये सदस्यता समूह को, संदर्भ समूह को बताने के लिए सदस्यता समूह की बात करते हैं। ये कहते हैं कौन? हर्बर्ट हाइमन। एच हाइमन कहते हैं कि संदर्भ समूह ऐसा समूह है जिसके हम सदस्य नहीं होते हैं, अर्थात हम उसकी तरह बनने का प्रयास करते हैं, हमारा जिज्ञासा होता है कि हम उसकी तरह बन जाएं, तो वो ही हमारा क्या है? रेफरेंस है, वो ही हमारा संदर्भ समूह है। आई बात समझ में? जो क्रिकेटर हैं, जो छोटे छोटे फील्डों में खेलते हैं, वो टीम इंडिया के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो टीम है उनकी तरह बनने का प्रयास करते हैं, उनके सदस्य के समूह बनने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या हो गया उनके लिए? संदर्भ समूह हो गया। ठीक, जो कि उसका सदस्य नहीं है। अब सबसे पहले इसको समाजशास्त्र में लाने का प्रयास मार्टन ने किए थे। समाजशास्त्र में याद रखिएगा, हर्बर्ट हाइमन सबसे पहले यूज किए थे द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में। ठीक, लेकिन समाजशास्त्र में लाने का प्रयास कौन किया था? सबसे पहले मार्टन किए थे। ठीक, मार्टन जो है स्टाउफर के सापेक्षिक वंचन सिद्धांत, सापेक्षिक वंचन सिद्धांत का मतलब ये होता है कि आप किसी के अपेक्षा में किसी की तुलना करें और कहें हम इससे गरीब हैं। ठीक, अर्थात मेरे मेरे पास जो है 4 कार है और आपके पास एक ही कार है, तो आप मेरी तुलना में गरीब हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सापेक्षिक वंचन हो जाएगा। ठीक, तो मर्टन जो है स्टाउपर के सापेक्षिक वंचन का प्रयोग करते हुए संदर्भ समूह की बात करते हैं, और मर्टन जो है 3 प्रकार के संदर्भ समूह की बात करते हैं। ठीक, कौन कौन से? सदस्यता समूह संदर्भ समूह के रूप में, गैर सदस्यता समूह संदर्भ समूह के रूप में, उसके बाद सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह। ये 3 संदर्भ समूह की बात करते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टाउफर की ये बुक है जो पूछा जाता है, द अमेरिकन सोल्जर। ठीक, सबसे पहले ये बुक लिखा गया था स्टाउफर के द्वारा, द अमेरिकन सोल्जर। इसी बुक को अगर स्टाउफर नहीं है और पूछता है मर्टन है, तो मर्टन को आप सही लगा दीजिएगा। आएगा समझ में? इसकी विस्तृत व्याख्या मर्टन किए थे। स्टाउफर की जो बुक है द अमेरिकन सोल्जर, इसकी विस्तृत व्याख्या किए थे मर्टन। और अमेरिकन सोल्जर में मतलब अमेरिकी जो सैनिक है उसमें सापेक्षिक वंचन किस तरह से है, ये स्टाउफर और मर्टन देखने का प्रयास करते हैं। तो आज लास्ट वीडियो था ये मर्टन का। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई चीज़ छूटा नहीं होगा। अगर आपको लगता है फिर भी कोई चीज़ छूट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जो है चीज़ों को बता देंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा उसको भी ज़रूर से बताइएगा। ठीक, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।